मैंने ये देखा है कि लोग हार्ट अटैक और फालिज के बारे में हमेशा फ़िक्रमंद होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने एन्यूरिज्म के बारे में सोचा? एन्यूरिज्म भी फालिज की वजह बन सकता है। ये बहुत सीरियस मसला है और इससे अचानक मौत वाक़या हो सकती है। आज मैं आपको एन्यूरिज्म के बारे में थोड़ी सी मालूमात दूंगा, इसमें क्या होता है और आपको एन्यूरिज्म से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। एन्यूरिज्म की पहली या इब्तदाई अलामत यह है कि इसकी कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें बेसिकली खून की नाली जहाँ से सॉफ्ट और वीक होती है, वहां जब ब्लड प्रेशर से गुजरता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो इस जगह पे छोटा सा बलून बन जाता है। ये पैच बाहर की तरफ उभर आता है। तो शुरुआत में जब तक ये इर्द गिर्द के आज़ा को टच ना करे, दबाव ना डाले किसी चीज पे, तब तक आप में कोई बड़ी अलामत जाहिर नहीं होगी। तब तक जब तक कि ये फट ना जाए, और जब ये फट जाता है तो इस जगह पे एक सुराख हो जाता है, खून बाहर आने लगता है, और अगर ये दिमाग में होता है तो आपको फालिज हो सकता है। बहुत महदूद वक्त होता है इसमें इमरजेंसी तक पहुंचने का। इसलिए मैं समझता हूँ कि एन्यूरिज्म के बारे में बात करना ये क्या है और आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, ये आपका जानना ज़रूरी है। एन्यूरिज्म दिमाग में, दिल के करीब एओर्टा में, जो खून की नाली दिल से पूरे जिस्म में खून सप्लाई करती है, ये गुर्दों में और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में हो सकता है। अब एक सादा सा टेस्ट है जो आप अभी कर सकते हैं, जिससे आप ये जान पाएंगे कि आप में एन्यूरिज्म होने के कितने चांसेस हैं। इसे थंब टू पाम टेस्ट कहते हैं। अगर आप अभी अपने हाथ के अंगूठे को क्रॉस करके इस तरह से हथेली के पार ले जाएं, अंगूठा अगर हथेली के बैरूनी हिस्से से आगे निकल रहा है, मतलब पूरी हथेली को क्रॉस कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में एक्स्ट्रा लूज कोलेजन मौजूद है। मतलब बॉडी का जो कोलेजन है बहुत सॉफ्ट और नरम है, इलास्टिक नहीं है, आसानी से टूट सकता है। तो ऐसे लोगों में एन्यूरिज्म होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं जिन लोगों का कोलेजन नरम होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको एन्यूरिज्म हो चुका है। ये जस्ट एक इंडिकेटर है, आपके इल्म में होना ज़रूरी है। अगर देखना चाहें तो इस तरह से आप देख सकते हैं। एन्यूरिज्म की अगर वजूहात पे बात करें तो सबसे पहले हमारे पास सिगरेट नोशी है। अगर आप सिगरेट पीते हैं और ऐसा सोचते हैं कि सिगरेट का ताल्लुक तो फेफड़ों से, धुआं तो फेफड़ों में जाता है, खून में नहीं जाता, तो ये इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। क्योंकि फेफड़ों में क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे होते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है और यहीं पे इस ऑक्सीजन को खून में शामिल किया जाता है। अब अगर आप इस ऑक्सीजन की बजाय धुआं अंदर भेज रहे हैं तो इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। आपको बहुत से मुख्तलिफ केमिकल्स मिलेंगे जो खून की नालियों की अंदरूनी परत एंडोथीलियम में सोजिश की वजह बन सकते हैं। यही वजह है कि सिगरेट पीने वालों में एन्यूरिज्म होने का खतरा उन लोगों की निस्बत 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है जो सिगरेट नहीं पीते। और फिर एल्कोहल है। क्रॉनिक एल्कोहलिक लोगों में, बाकायदगी से शराब पीने वाले बंदे में एन्यूरिज्म होने का रिस्क बढ़ जाता है। और फिर हमारे पास डायबिटीज़ के मरीज़ और वो लोग जो बहुत ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं, इवन प्री डायबिटिक्स भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा शुगर खून की नाली की अंदरूनी परत को ज़ख्मी कर देती है, ऑक्सीडेशन और इन्फ्लेमेशन की वजह बनती है, जहरीले मादे पैदा होने लगते हैं। और इसमें सिर्फ वाइट शुगर ही शामिल नहीं है, इसमें हिडन शुगर्स भी शामिल हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में छुपी चीनी जो हमें नज़र नहीं आती, फ्रूट्स में छुपी हुई शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद शुगर, फूड स्टार्च, समोसे, पकोड़े, जिंगर बर्गर्स, माल्टोडेक्स्ट्रिन, इन सब चीज़ों में शुगर होती है। अगर आप इन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ें खून की नालियों को नुकसान पहुंचाती हैं। और फिर हमारे पास सीड ऑयल्स हैं, कुकिंग ऑयल्स, ये भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकते हैं। और इस लिस्ट में अगली चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, डेंटल बैक्टीरिया। क्योंकि एन्यूरिज्म में जब इन बैक्टीरिया की जांच की गई तो पता चला कि ये सेम बैक्टीरिया हैं जो डेंटल प्लाक में भी होते हैं, और मसूड़ों की बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया भी इसमें शामिल थे। बज़ाहिर ये खून में लीक आउट हो जाते हैं, वैस्कुलर सिस्टम में दाखिल होकर ये इन्फेक्शन और सोजिश की वजह बनते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो क्रॉनिक ऑक्सीडेशन और सोजिश पैदा करती है, ये एन्यूरिज्म की वजह बन सकती है, वैस्कुलर सिस्टम को कमज़ोर कर सकती है। और फिर इसके अलावा अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो ये चीज़ों को मज़ीद ख़राब कर देता। लिहाजा आपने इन सब बातों का ख्याल रखना है। अब आखिर में एन्यूरिज्म से बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इन चीज़ों को हटा दें जो सोजिश पैदा करती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल शुरू करें, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, या ऐसी सब्जियां, ऐसे खाने जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अगर कुकिंग ऑयल्स इस्तेमाल करते रहे हैं पहले, तो अब इनके असर को ज़ायल करने के लिए, इन्हें काउंटर एक्ट करने के लिए आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। फिश ऑयल, खासतौर पर कॉड लिवर ऑयल, कुकिंग के लिए फ्लैक्स सीड ऑयल, चिया सीड ऑयल, वॉल
वॉलनट ऑयल या इवन ऑलिव ऑयल, देसी घी और कोकोनट ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर विटामिन डी भी बहुत अहम है। विटामिन डी लीकी आर्टरीज को रोकने में मदद करता है और विटामिन डी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी विटामिन है, लिहाजा सर्दियों में ज़्यादा धूप में बैठे और कम से कम 10,000 IU's विटामिन D3 आप ज़रूर लें। और जो सबसे अहम चीज़ है वो है रेगुलर बाकायदगी से एक्सरसाइज करना, क्योंकि इससे आप अपने वैस्कुलर सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव होगी, एंड्योरेंस, बॉडी की बर्दाश्त बीमारियों के खिलाफ बढ़ेगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।